In the name of Allah, the Merciful, the Compassionate. Assalamu alaikum bachcho. Today is our lecture number 11, class first year, subject English, lesson number 2 हमारा चल रहा था clearing in the sky. Clearing in the sky की हमने ट्रांसलेशन भी कर ली, synonyms भी देख लिए और साथ साथ जितने भी हम करेक्ट इन्फॉर्मेशन वाले MCQs थे वो भी देख चुके हैं. Let's come to the exercise now. इसकी एक्सरसाइज देखें. सबसे पहले पेज नंबर 15 पर देखें, चूज द करेक्ट आंसर. ये भी आपकी करेक्ट इंफॉर्मेशन है, इनको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं. नंबर 1 इज द ओल्ड मैन वांटेड टू शो हिज सन. ओल्ड मैन अपने बेटे को क्या दिखाना चाहता था? दैट वाज पैच ऑफ क्लियरिंग. सी, इसका सी ऑप्शन ठीक है. पैच ऑफ क्लियरिंग दिखाना चाहता था जो उसने खुद अपनी मेहनत से क्लियर किया था और वो अपने बेटे को वो दिखाना चाहता था. नंबर 2 है द डे वॉज. अब जब हमने पढ़ा तो डे कैसा था? हमने पढ़ा इट वॉज 97 इन शेड. इसका मतलब बहुत ज्यादा गर्मी थी और जो उनका स्वेट उनके फेस पे था और जैसे स्ट्रीम्स ऑफ स्वेट और रेन ड्रॉप्स ऑफ स्वेट बार बार की बातें जब हुई तो इसका मतलब है कि बहुत शदीद गर्मी थी. तो द डे वॉज हॉट. इसका ए ऑप्शन सही है. फिर नंबर 3 पर आए. हाउ मेनी ईयर्स अगो डिड द डॉक्टर एडवाइज द ओल्ड मैन टू टेक रेस्ट. कितने साल गुजरे कि डॉक्टर्स ने ओल्ड मैन को कहा था कि वो आराम करे? इट हैड बीन 40 ईयर्स. 40 साल पहले, 40 साल हो गए इस बात को. 40 साल पहले डॉक्टर्स ने उस ओल्ड मैन को कहा था कि वो रेस्ट करे. तो इसका आंसर होगा 40 ईयर्स और ऑप्शन डी. हाउ मेनी चिल्ड्रन डिड द ओल्ड मैन हैव. ये भी हमने बार बार डिस्कस किया कि ओल्ड मैन के 5 चिल्ड्रन थे जो ही हैड टू रेज अ फैमिली ऑफ 5. ठीक है, तो उसके 5 बच्चे थे, 5 चिल्ड्रन. व्हाट डिड द ओल्ड मैन कट विद हिज पॉकेट नाइफ. पॉकेट नाइफ से ओल्ड मैन ने क्या काटा था? जब वो अपने बेटे को लेकर जा रहे थे ऊपर क्लियरिंग की तरफ तो दरमियान में वो थोड़ी देर के लिए रुके और उन्होंने एक मुट्ठी अल्फाल्फा की काटी थी. ठीक है, यहाँ पर नंबर जो 5 है उसका सी ऑप्शन, अ विस्प ऑफ अल्फाल्फा. इन हाउ मेनी इयर्स डिड द ओल्ड मैन इम्प्रूव द लैंड. कितने साल लगे ओल्ड मैन को उस लैंड को इम्प्रूव करने के लिए, बेहतर बनाने के लिए? आपको याद होगा पीछे उन्होंने जैसे कहा था इट टुक मी 30 years टू इम्प्रूव दीज वॉर्न आउट एकर्स. ठीक है, तो यहाँ पर 30 years लगे थे. यहाँ पर बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं 40 और 30 में. तो बच्चों 40 years पहले तो डॉक्टर ने उनको कहा था कि वो रेस्ट करें और 30 years उन्होंने मेहनत की थी उन वॉर्न आउट एकर्स को दोबारा से प्लांट करने के लिए. तो यहाँ पर इसका ऑप्शन होगा 30, बी ऑप्शन. Why did the old man hunt for the squirrels? ये भी हमने किया था, डिस्कस किया था कि फॉक्स स्क्विरल्स वो क्यों गन लेकर जाते थे और क्यों हंट करते थे? फॉर कुकिंग पर्पस. सी ऑप्शन, टू कुक फॉर मील. फिर नंबर 8, what type of special tree was found by the old man? ओल्ड मैन को कौन सा स्पेशल ट्री मिला था? वहां पर कॉफी ट्री था. कॉफी ट्री था जो उस कंट्री में, उस एरिया में सिर्फ उन्हीं के लैंड पर पाया जाता था. वो कॉफी ट्री था. ऑप्शन इसकी आएगी डी. उसके बाद नंबर 9, द क्लियरिंग ऑन द टॉप वाज नॉट मोर देन. कितनी थी? उसका रकबा कितना था? उसका एरिया कितना था जो क्लियरिंग उन्होंने ऊपर साफ की थी? इट वाज नॉट मोर देन 3/4 ऑफ एन एकड़. डी ऑप्शन, 3/4 ऑफ एन एकड़. और नंबर 10, द लैंड वाज फेंस्ड बाय. फेंस किसने किया था? ओल्ड मैन ने खुद किया था. और उसने जब उसके बेटे ने उनसे पूछा था कि ये लैंड आपने किसने फेंस किया और किसने क्लियर किया, तो उन्होंने साफ बताया था कि मैंने इसको लैंड को क्लियर किया और मैंने ही इस लैंड को फेंस किया. ठीक है, ये आपकी यहाँ पर एक्सरसाइज वाली करेक्ट इन्फॉर्मेशन. इसके अलावा बहुत से हमने जब हम रीडिंग कर रहे थे तब भी देखे थे. और बच्चों जब भी आप इसको पढ़ेंगे आप इसको इस माइंड से जरूर देखें कि इसमें करेक्ट इन्फॉर्मेशन कौन सी आ सकती है. ठीक है, उसके बाद आप देखें हमारे पास रह जाती है पंक्चुएशन. पंक्चुएशन के लिए यहाँ पर पेज नंबर 17 पर उन्होंने आपको कुछ लाइन्स दी हैं. देखें वो कुछ इस तरह लिखा हुआ है. नाउ you are coming to something
down the top wire so that he could cross the fence. This is something I want you to see. इस तरह आपको इससे ज्यादा लाइंस आती भी नहीं है पंक्चुएशन के लिए। जब भी आएंगी इसी तरह 2 to 3 लाइंस होंगी जिसको आपने पंक्चुएट करना है। पर जो छोटी छोटी सी बातें हैं जो आप याद रखें तो 3 मार्क्स तो आपके कहीं भी नहीं गए, ठीक है। उसके बाद कुछ जो टेक्निकल बातें होंगी वो हम साथ साथ करते जाएंगे, हर दफा कोई नई बात हमें पता चलेगी। तो बाय द एंड ऑफ द लेक्चर्स आप इस बात को समझ जाएंगे कि पंक्चुएट हमने कुछ लाइंस जो हमें मिलती हैं 1, 2 और 3 लाइंस उनको किस तरह करना है। सबसे पहले बच्चों इस बात का ख्याल रखें, whenever you start a new sentence or a new line, the first alphabet letter is always capital। अब आपको पता है यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं तो हम ये लेटर नाउ का एंड हम कैपिटल रखेंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाए आप नेक्स्ट वर्ड पर, ये है यू आर। अब देखें यू एंड आर बोथ इनको मिलाकर शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है। एंड व्हेनेवर वी राइट इट, इस तरह जब हम लिखते हैं तो हम यू के बाद यहाँ पर एपोस्ट्रोफी लगाएंगे तो यू और आर अलग अलग डिफरेंशिएट हो जाएगा, पता चल जाएगा कि हम क्या लिखना चाह रहे हैं। आफ्टर दैट कमिंग टू समथिंग सन, ठीक है। ये सन जो है वो उन्होंने अलग से कहा, बेटा अब तुम कुछ देखने वाले हो, तो इस सन को हम थोड़ा सा अलग से करने के लिए इसको कॉमा लगाएंगे। और ही सेड, उन्होंने कहा, क्या ये जो सारी बात थी ये उन्होंने कही। और जब एक डायरेक्ट स्पीच होती है, जब हम किसी की बात को उसी के वर्ड्स में बता रहे होते हैं तो हम उसको इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखते हैं। तो यहां से हम इन्वर्टेड कॉमर्स शुरू करेंगे। नाउ यू आर कमिंग टू समथिंग सन, ही सेड। अब यहाँ पर ही सेड आ गया ना, यहां तक ये बात खत्म हो गई सन तक, तो हम इसको इन्वर्टेड कॉमर्स यहाँ पर क्लोज कर देंगे। इतनी जो बात है ये इन्वर्टेड कॉमर्स में आएगी क्योंकि ये डायरेक्ट नरेशन है, ओल्ड मैन ने ये खुद कहा था और जो वो कहेंगे, जो वो बात उनके मुंह से निकली हुई होगी वो विद इन इन्वर्टेड कॉमर्स लिखी जाएगी, ठीक है। अब ये देखें, एक आपने यहाँ पर इसको स्टार्ट कर दिया कैपिटल से, यहाँ शॉर्ट फॉर्म है उसको हमने एपोस्ट्रोफी लगाया, उसके बाद जो डायरेक्ट स्पीच थी उसको हमने विद इन द इन्वर्टेड कॉमर्स लिखा, ठीक है। उसके बाद अब आ जाए, एज ही पुश डाउन द टॉप वायर, ठीक है, सो दैट ही कुड क्रॉस द फेंस। यहां तक हमारी उसकी बात कंप्लीट हो गई। एज ही पुश डाउन द टॉप वायर सो दैट ही कुड क्रॉस द फेंस, यहाँ एक स्टेटमेंट कंप्लीट हो गई तो हम यहाँ पर एक फुल स्टॉप लगाएंगे। एंड यू नो वेरी वेल कि जब भी फुल स्टॉप के बाद हम स्टार्ट करते हैं वी ऑलवेज स्टार्ट द न्यू स्टेटमेंट और अ न्यू सेंटेंस विद अ कैपिटल लेटर। तो यहाँ पर इस दिस का टी कैपिटल हो जाएगा, दिस इज समथिंग आई। अच्छा बच्चों, एक ये बात भी आपको बतानी है, जब हमारे पास पेपर्स आते हैं मार्क होने के लिए नॉर्मली बच्चे ये वाली मिस्टेक करते हैं, वो आई को इस तरह लिखते हैं, दिस इज अ स्मॉल आई एंड इट डज नॉट रिप्रेजेंट अ पर्सन, ठीक है। आपको पता है आप एक प्रॉपर नाउन है, आप एक पर्सन है, हम आई जब भी लिखेंगे अपने लिए अकेला तो वो इस फॉर्म में लिखेंगे। आप इस फॉर्म में नहीं लिखना चाहते तो आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं, बट इट इज ऑलवेज अ कैपिटल वन, ठीक है। आई कभी भी अकेला स्मॉल नहीं आता, इट इज ऑलवेज अ कैपिटल वन whether you write it as it is or as it, ठीक है। want you to see, ये देखें यहाँ पर फिर this is something I want you to see, ये फिर कोई बात है जो किसी ने की है। अब चाहे यहाँ पर नहीं लिखा कि ये ओल्ड मैन ने कहा है या नहीं कहा है, लेकिन यहाँ पर ये एक डायरेक्ट स्पीच है तो हम इसको भी इन्वर्टेड कॉमर्स में ही लिखेंगे। और यहाँ पर देखिए एक एक्सप्रेशन है इस लाइन का कि अचानक उन्होंने ऐसे कहा, दिस इज समथिंग आई वांट यू टू सी, मैं ये चाहता हूं तुम ये देखो। ये क्या उसको क्या शो कर रहा है, उनकी एक अचानक फीलिंग, एक सडन फीलिंग।
और जब भी हम कोई सडन फीलिंग एक्सप्रेस करते हैं हम उसको इंटरजेक्शन कहते हैं। एंड आफ्टर दैट वी पुट अ मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन देयर। यहाँ पर हम एक मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा देते हैं क्योंकि ये उनकी सडन फीलिंग को शो कर रहा है। वो आपसे कहते हैं अब आप कुछ देखना चाहते हो, देखने वाले हो, और एकदम वो कहते हैं ये देखो, मैं ये चाहता था कि तुम ये देखो। ये उनकी सडन फीलिंग को शो कर रहा है। ये इसलिए हम इस स्टेटमेंट के एंड पे एक एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएंगे। अब आप देखो छोटी छोटी सी बातें, एक नंबर इसका, एक नंबर इसका, इन्वर्टेड कॉमा सही लगाने का, यहाँ पर आई का, और ये एक एक्सक्लेमेशन मार्क का, पूरे 5 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। इसमें कुछ भी इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। बच्चे अक्सर इससे घबराते हैं, तो बच्चों घबराना नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा आप अपने आप इस तरह थोड़ा थोड़ा करके समझते जाओ, और जब आप लिखोगे एटलीस्ट 3 to 4 मार्क्स तो आपको मिलेंगे मिलेंगे। कोई चीज़ टेक्निकल ये एक्सक्लेमेशन ना समझ आई, कुछ ना समझ आया, वो रह गया तो रह गया, अदरवाइज 3 से 4 नंबर लेने बहुत आसान है। स्टेटमेंट को स्टार्ट करो कैपिटल लेटर से, जहाँ कहीं भी शॉर्ट फॉर्म है उसको। अच्छा, अब एक और बात, आज हम बात कर रहे हैं शॉर्ट फॉर्म की, तो जब हम इस तरह भी कोई शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं, मिस्टर, तो हम उसके बाद डॉट लगाते हैं। हम लिखते हैं डॉक्टर, उसके बाद हम कोई भी किसी भी शॉर्ट फॉर्म के बाद हम एक डॉट लगाते हैं। इन चीज़ों के हमें मार्क्स मिल जाते हैं, ठीक है। अब आगे आगे जैसे जैसे हम आगे आगे पढ़ते जाएंगे उसके साथ साथ हम उसकी पंक्चुएशन को भी डिस्कस करते जाएंगे और बहुत से नए पॉइंट्स भी हमारे सामने आते जाएंगे, ठीक है बच्चों। ये तो हो गया आपका लेसन नंबर 2 जो बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। उसकी ट्रांसलेशन 15 मार्क्स की हमने कर ली, उसकी क्वेश्चन आंसर्स 12 मार्क्स के हमने कर लिए, उसके साथ साथ हमने उसके सिनोनिम्स और उसकी करेक्ट इन्फॉर्मेशन हमने कर ली। उसके बाद 5 मार्क्स की हमने पंक्चुएशन भी कर ली, यानी हमारे पास हमारा लेसन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। बच्चों, जब हमारा लेसन नंबर 1 बटन कंप्लीट हुआ था तो हमने उसके साथ लेटर 1 और स्टोरी नंबर 1 की थी, ठीक है। हमारा फर्स्ट लेटर था राइट अ लेटर टू योर ब्रदर आस्किंग हिम टू स्टॉप स्मोकिंग एंड पे हीड टू स्टडीज। नाउ अब हमारे पास जो सेकंड लेटर हमने करना है वो है राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड। लेटर नंबर 2 जो हम कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड आस्किंग him or her to spend holidays with you। ठीक है बच्चों, पहला लेटर ब्रदर को लिखा था हमने कि आपने उसको कहना है कि स्मोकिंग छोड़ दे और अपनी पढ़ाई की तरफ तवज्जो दे। अब ये दूसरा लेटर है जो हमने अपने फ्रेंड को लिखना है, और हमने फ्रेंड को लिखना है कि अब छुट्टियां शुरू हो रही हैं। अब देखो बच्चों, यहाँ पर उन्होंने सिर्फ लिखा हुआ है स्पेंड हॉलीडेज विद यू, तो आप कोई भी हॉलीडेज लिख सकते हो। आप लिख सकते हो कि हमारा पेपर्स ओवर हैं, अब हम फ्री हैं, हॉलीडेज है, आओ कुछ दिन मेरे साथ गुजारो, ठीक है। हो सकता है वो यहाँ पर मेंशन कर दे स्प्रिंग हॉलीडेज, तो आपने फिर क्या करना है कि उनको स्प्रिंग हॉलीडेज में चेंज कर देना है कि अब हमारी स्प्रिंग हॉलीडेज शुरू हो गई हैं, और स्प्रिंग में जो मौसम होता है, जो वेदर होता है, फ्लावर्स होते हैं, वो बहुत अट्रैक्टिव चार्मिंग होते हैं, और जहाँ मैं रहता हूँ या जहाँ मैं रहती हूँ वो जगह विजिट करने के लिए बेहतरीन है। तो आप यहाँ पर आए और अपनी वेकेशन जो है यहाँ स्पेंड करें। यहाँ पर हॉलीडेज के साथ समर की एडिशन भी हो सकती है, टू स्पेंड समर हॉलीडेज। समर हॉलीडेज जब आती हैं तो हम किस तरह करते हैं उसको कि समर की छुट्टियां हो रही हैं, जाहिर है जहाँ आप रहते हैं वहाँ बहुत गर्मी होगी, और माय विलेज इज लोकेटेड इन मरीन, लतिया गलीन, एनी प्लेस विच इज कोल्ड, वहाँ पे आप लिख सकते हैं और आप उसको कह सकते हैं कि आप आए और मेरे साथ अपनी जो हॉलीडेज हैं वो स्पेंड करें। और अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो आप उनको समर हॉलीडेज में बुला लें, स्प्रिंग हॉलीडेज में बुला लें, लेकिन उसी तरीके से फिर लिखना है उसको। स्टार्ट मैंने आपको पहले भी बताया, आज फिर बताती हूँ। एग्जामिनेशन हॉल विद अ कैपिटल E एंड कैपिटल H, सिटी A.B.C. ऐसे लिखो तब भी ठीक, ब्रैकेट डालो तब भी ठीक। उसके बाद डेट लिखने की मैंने आपको तरीका भी बताया था
टुडे इज अप्रैल 21, 2020। इस तरह डेट लगाएं, यहाँ पर कॉमा, यहाँ पर फुल स्टॉप, ठीक है। उसके बाद डियर फ्रेंड, ये आप फ्रेंड को लिख रहे हो। बार बार आपको बताती हूँ, बार बार आपको रीइंफोर्स करती हूँ, डी बी कैपिटल, एफ पी कैपिटल। लेकिन अगर यहाँ पर माय लगाने का ख्याल कभी दिल में आ जाए तो इस डी को स्मॉल कर दीजिएगा, इसको कैपिटल मत रहने दीजिएगा। इसलिए बेहतर यही होगा कि माय की जरूरत नहीं है। जाहिर है अपने फ्रेंड को ही लिखोगे ना, किसी और के फ्रेंड को क्यों इनवाइट करोगे, इसलिए माय लिखने की जरूरत नहीं है। डियर फ्रेंड से स्टार्ट करो। उसके बाद इसको एंड अप भी हमने यहाँ करना है। फ्रेंड के लिए हम लिखते हैं योर्स सिंसियरली। और आपको मैंने बताया था योर्स सिंसियरली, LY लिखोगे तो यहाँ योर्स लिखोगे विदाउट एन एपोस्ट्रोफी, हमेशा याद रखो। और अगर इस तरह लिखना है, नहीं लिखना चाहते हो योर्स, तो फिर सिंपली योर फ्रेंड लिखो और उसके बाद X डॉट Y डॉट एंड Z डॉट, ठीक है। ये सब बताने का मकसद ये कि आइंदा इस चीज में आप कोई गलती ना करें। ये बार बार आपको रीइंफोर्स हो जाएगा, ये आपको अच्छे तरीके से याद हो जाएगा कि इस तरह इसको लिखना है। और इसके आपके प्रॉपर आपको 3 से 4 नंबर इसको एलोकेट हुए हुए होते हैं जो आपको मिल जाते हैं अगर आपने बॉडी में भी कुछ लिखा हुआ हो। लेटर की बॉडी जरूर लिखनी है, ऐसे नहीं कि ऊपर नीचे लिख के सेंटर खाली छोड़ दे, ऐसा नहीं है। एटलीस्ट इसको स्टार्ट करें, आई एम फाइन एंड होप दैट यू वुड ऑल्सो बी फाइन, आई एम फाइन एंड होप दैट यू वुड ऑल्सो बी एंजॉइंग गुड हेल्थ। I hope this letter of mine will find you in best of health and spirits, ठीक है। इस तरह इसको स्टार्ट करें। और उसके बाद मैंने आपसे कहा था कि मैं कुछ कोटेशंस आपको बताऊंगी साथ साथ, जो कि आप उस लेटर में जो आप लिख रहे हैं एडअप करते जाएंगे। सबसे पहले आप उसको लिखेंगे, जब जिसको भी लिखेंगे तो आप उसको ऐसी जगह पर बुलाएंगे जो जगह नेचर से क्लोज है, जो खूबसूरत है। तो आप उसको पहला लिखेंगे द गोल ऑफ लाइफ। The goal of life is living in agreement with nature. The goal of life is living in agreement with nature, ठीक है। आप उसको बुलाएं और उसको कहें कि जी अपनी छुट्टियां मेरे साथ गुजारें। As it is said that the goal of life is living in agreement with nature, यानी जिंदगी का मकसद ये है कि नेचर के साथ जिंदा रहा जाए, नेचर को एंजॉय करते हुए जिंदा रहा जाए, उसके साथ एग्रीमेंट करके जिंदा रहा जाए। उसके बाद ये देखें, आप लिख सकते हैं in all things of nature, in all things of nature there is something of the marvelous. There is something of the marvelous. बच्चों एक टिप साथ साथ आपको और देती जाऊं कि ये जो कोटेशंस होती हैं आप ये मार्कर से लिखते हैं, ब्लू मार्कर हो या ब्लैक हो, इनको आप बोल्ड करके लिखते हैं, इनको आप प्रोमिनेंट करके पेज के सेंटर में लिखते हैं। और पहली बात तो ये कि ये रेलेवेंट होनी चाहिए, जो चीज आप लिख रहे हैं उससे रिलेट करती हुई कोटेशन हो, ऐसे ही नहीं कि कुछ भी उठाकर लिख दें, ठीक है, रिलेट करती हुई हो। और दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट है वो ये कि इसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं आनी चाहिए। छोटी छोटी इजी कोटेशंस इसलिए आपको लिखवा रही हूँ कि इसमें आप स्पेलिंग मिस्टेक ना करें, इसको आप सही तरीके से लिखें, इसको आप ऑथेंटिक तरीके से लिखें, इसमें गलती तक की गुंजाइश ना छोड़ें। क्योंकि जब पढ़ा जाता है लेटर तो उसमें ऐसा होता है कि जो बोल्ड चीजें आपने लिखी हुई होती हैं वैसे ही आईज उधर शिफ्ट होती हैं, वो देखी जाती हैं। और जब ये देखा जाता है कि ये ग्रामेटिकली भी करेक्ट है, स्पेलिंग भी इसकी ठीक है, तो आपका जो कंटेंट है उस पर एक सरसरी सी नजर डालकर इस पर फोकस करके एग्जामिनर आपको मार्क्स दे देता है। तो इन चीजों पर आपने फोकस करना है। और एक और देखें यहाँ पर, ये मैं आपको एक और लिखवा दूँ कोटेशन, ये भी आप नोट डाउन कर लें। और ये 3 या एटलीस्ट 2 कोटेशंस
आप अपनी लेटर में डालें तो उसका इंप्रेशन भी अच्छा होगा और आपको मार्क्स भी मिलेंगे। और ये इजी वन है, इजी वंस हैं जो आप आराम से याद भी कर सकते हैं। ओ देयर इज ब्लेसिंग इन दिस जेंटल ब्रीज। Oh, there is blessing in this gentle breeze that blows from the green fields and from the clouds. ये आप जहाँ पर रहते हैं उस जगह की खूबसूरती को बयान करने के लिए ये भी लिखा जा सकता है। ठीक है, अब आप जो लेटर लिख रहे हैं अपने फ्रेंड को, उसको ये भी लिखें कि आप यहाँ पर आओ, यहाँ पर जो नेचर है वो आपको रिवील होगी, आपको नजर आएगी, और उसके साथ ये कोटेशन लिखो। उसके बाद आप लिखो कि आप यहाँ जरूर एंजॉय करोगे, क्योंकि नेचर में जो सब नेचुरल हर चीज में कोई चीज ऐसी होती है जो मार्वलस होती है, जो आपको बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती है, जो वंडरफुल होती है। उसके बाद यहाँ पर आप ये लिखोगे अपनी बात को थोड़ा सा एम्फसाइज करने के लिए कि देखो यहाँ पर जेंटल ब्रीज है, ग्रीन फील्ड्स हैं, क्लाउड्स हैं, ईच एंड एवरीथिंग रिप्रेजेंट ब्यूटी, कि यहाँ पर ब्यूटी है, यहाँ पर आओ और मेरे साथ अपने हॉलीडेज को स्पेंड करो। ठीक है, ये आपका हो गया लेटर नंबर 2 विद कोटेशंस। ठीक है बच्चों, ये आपने अब लेटर नंबर 2 लेसन नंबर 2 के साथ, और अब हमारे पास आ जाएगी स्टोरी नंबर 2। इसके बाद हमारा जो सेकेंड पोर्शन है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। अब देखते हैं स्टोरी नंबर 2। स्टोरी नंबर 1 हमने की थी बेटा, कौन सी की थी हमने स्टोरी नंबर 1? थर्स्टी क्रो, जिसके साथ मॉरल्स थे बहुत से, where there is a will there is a way, necessity is the mother of invention, no pains no gains, one who seeks finds, और fortune favors the brave। ये इस तरह के बहुत सारे मॉरल्स के साथ हमारी एक स्टोरी जाती थी और वो थी थर्स्टी क्रो। अब आप देखो कि हमारे पास दूसरा मॉरल क्या है, ग्रीड इज अ कर्स। दूसरा मॉरल जो हमें देखना है वो है ग्रीड इज अ कर्स। बच्चों ये मॉरल ऐसा है जिसके साथ स्टोरीज, 2-3 स्टोरीज है जो आप लिख सकते हैं, हो सकता है 3 से ज्यादा भी हो। ठीक है, तो हम इस वक्त डिस्कस करते हैं कि ग्रीड इज अ कर्स अगर मॉरल आपको आ जाता है तो आप उसके साथ कौन कौन सी स्टोरीज लिख सकते हैं। ग्रीड इज अ कर्स में सबसे पहले हम जो स्टोरी बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, द ग्रीडी डॉग, जिसमें देयर वाज अ डॉग, there was a dog who stole a piece of meat from a butcher's shop. He ran to eat it at later, and on his way there was a stream. He dropped it in the stream because he wanted to take the piece of meat that the other dog in the water was holding. उसने greed की वजह से he jumped into the water to get that piece of meat also and lost his own one and also lost his life. तो ग्रीड इज अ कर्स, ये हमने पढ़ी थी स्टोरी, बहुत बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं और ये स्टोरी आपको आती भी है। आप ग्रीड इज अ कर्स में ये वाली स्टोरी भी लिख सकते हैं। उसके बाद 3 friends and a bag of gold। 3 friends and a bag of gold, ये स्टोरी भी आप ग्रीड इज अ कर्स में लिख सकते हैं कि 3 friends जो थे वो इन द सर्च ऑफ finding some living left their village, और उसके बाद in the jungle in their way they found a bag full of gold coins and they decided to distribute among themselves in 3 equal parts, but all of them got greedy and killed each other. At the end the bag of the gold was left there and all the 3 lost their lives। ठीक है, ये आपका यहाँ पर ये वाली स्टोरी आप लिखेंगे तब भी आप इसी मॉरल को टच करेंगे। उसके बाद एक और स्टोरी हम पढ़ते हैं, अ स्ट्रेंज हैन। स्ट्रेंज हैन वाली कौन सी है कि फार्मर के पास एक हैन थी दैट लेड अ गोल्डन एग एवरी डे। द फार्मर wanted to get all the eggs at once, so he cut it down and found that nothing was inside it, lost the egg he got daily, और ये उसका ग्रीड का उसको
नतीजा उसको मिला कि उसने वो हेल्प भी खो दी। ये भी ग्रीड इज अ कर्स के हेडिंग के अंदर ही आएगी। ये इसके इन स्टोरीज का मॉरल जो है वो ग्रीड इज अ कर्स आ सकता है। उसके अलावा ग्रीड इज अ कर्स के अलावा इसका मॉरल हो सकता है ऑल कॉवर्ट ऑल लूज। ठीक है, ये दो मॉरल्स हैं जिनके अंडर आप ये तीनों स्टोरीज लिख सकते हैं। ग्रीड इज अ कर्स आ जाए तो भी ये 3 स्टोरीज, और ऑल कवर्ड ऑल लूज आ जाए तो भी ये 3 स्टोरीज आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपकी हो गई स्टोरी 2। ठीक बच्चों, इसको भी आप अच्छी तरह प्रिपेयर कर लें और इस तरह हमारा लेसन नंबर 2 स्टोरी 2 और लेटर 2 भी हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।